नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हम यहाँ पे कवर कर रहे थे। इस सीरीज़ में हम पूरे उत्तराखंड जीके को एमसीक्यू के रूप में यहाँ पे कवर कर रहे हैं और अभी हम उत्तराखंड के जिला परिचय को देख रहे हैं। अगर आपने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है, क्योंकि हमने शुरुआत से इसको शुरू किया था हिस्ट्री से, अब हम जिला परिचय में पहुंचे हैं, तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अभी तक हमने 7 जिला परिचय कर लिए हैं। आज के वीडियो में हम रुद्रप्रयाग के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। रुद्रप्रयाग से पूछे जाने वाले सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, रुद्रप्रयाग जिले का गठन कब हुआ था? देखिए, रुद्रप्रयाग जनपद का गठन की अगर हम बात करते हैं, इसका गठन 1997 में हुआ था। डेट अगर आपसे पूछी जाती है तो आपको 16 सितंबर याद रखनी है। पहले कहीं पर 18 भी था, लेकिन जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आपको 16 सितंबर ही देखने को मिलेगा, तो आपको इसी को पहले रेफरेंस देना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रुद्रप्रयाग जनपद को किस जनपद से काटकर अलग किया गया, तो रुद्रप्रयाग को 3 जनपद थे, उनसे थोड़ा थोड़ा इलाका लिया गया और एक नया जनपद बनाया गया। कौन कौन वो 3 जनपद हैं? देखिए, टिहरी, पौड़ी और चमोली। इन तीनों से थोड़ा थोड़ा इलाका लिया गया और एक नया जनपद बनाया गया जिसे हम कहते हैं रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग को किन किन जनपदों से अलग किया गया? पौड़ी, चमोली और टिहरी से इसे अलग किया गया। नेक्स्ट है हमारा, रुद्रप्रयाग जनपद की सीमा कितने जिलों की सीमा से लगती है? देखिए, जो रुद्रप्रयाग जिला है, जैसे मैंने आपको बताया, इसको 3 जिलों से अलग किया गया था, तो उनके साथ तो इसकी सीमा टच करेगी ही, चाहे वो चमोली हो, टिहरी हो और पौड़ी हो। ठीक है, इसके अलावा चौथा जिला एक और है जो रुद्रप्रयाग के साथ सीमा साझा करता है, उसे हम कहते हैं उत्तरकाशी। तो 3 जिले वे जिनसे ये अलग हुआ और चौथा उत्तरकाशी इसका यहाँ पे सही आंसर होगा। जो ये रुद्रप्रयाग है, बेसिकली ये एक आंतरिक जिला है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उत्तराखंड में आंतरिक जिलों की संख्या कितनी है, ये पेपर में पूछा गया है। उत्तराखंड में आंतरिक जिलों की संख्या 4 है, उनमें से एक है रुद्रप्रयाग। ठीक है, बाकी के 3 कौन कौन से हैं? तो एक आपका टिहरी गढ़वाल, एक आपका अल्मोड़ा और एक आपका बागेश्वर, और चौथा कौन? रुद्रप्रयाग। ये आपके आंतरिक जिले हैं। आंतरिक जिले वे जिले होते हैं जो ना तो किसी दूसरे राज्य के साथ और ना ही किसी दूसरे देश के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन बने, बताइए गढ़वाल में कितने आंतरिक जिले हैं, कुमाऊं में कितने हैं, तो गढ़वाल में 2 हैं, रुद्रप्रयाग और टिहरी। कुमाऊं में भी 2 हैं, अल्मोड़ा और बागेश्वर। ठीक है, अगर हम रुद्रप्रयाग के क्षेत्रफल की बात करें तो रुद्रप्रयाग का क्षेत्रफल है 1984 वर्ग किलोमीटर और ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे छोटा जिला है। सबसे छोटा जिला कौन है? चंपावत, जिसका है 1766 वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पे रुद्रप्रयाग आता है। नेक्स्ट है हमारा, रुद्रप्रयाग में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? देखिए, रुद्रप्रयाग में विधानसभा की केवल 2 सीटें हैं। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। कौन कौन सी हैं? एक जो मुख्य रुद्रप्रयाग शहर है और दूसरा जो केदारनाथ विधानसभा सीट है। तो ये 2 विधानसभा सीटें हैं रुद्रप्रयाग में, आपको याद रखनी है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कितनी है? 2 हैं। उत्तराखंड में किसी जनपद में अगर सबसे कम विधानसभा सीटों की संख्या है तो वो 2 है। ये रुद्रप्रयाग में भी 2 है, ये आपके चंपावत में भी 2 है और बागेश्वर में भी 2 है। ठीक है, एक तो आपको इसको याद रखना है। दूसरी चीज, अगर विकासखंड की बात करें, रुद्रप्रयाग में विकासखंड कितने हैं, तो यहां पर विकासखंड की संख्या 3 है। और अगर बात की जाए रुद्रप्रयाग में तहसीलें कितनी हैं, तो तहसीलों की संख्या यहां पे 4 है। इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, महाभारत में रुद्रप्रयाग के लिए क्या कहा गया है? महाभारत के अंदर रुद्रप्रयाग के लिए रुद्रावत कहा गया है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है रुद्रप्रयाग का और इसको क्या बोला गया है? रुद्रावत इसको बोला गया है। पुनाड़ की बात करें तो ये भी रुद्रप्रयाग का एक प्राचीन नाम है। तो अगर आपसे पूछा जाए रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम, पूर्व नाम क्या है या उपनाम क्या है, तो आप बताएंगे पुनाड़। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग का
प्राचीन नाम पुनाड़ है, लेकिन महाभारत में इसको रुद्राव्रत कहा गया है। इसको भी आपको याद रखना है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, पूछा जाता है, इसलिए मैंने दोनों आंसर में यहां पर दिए हैं। जो रुद्रप्रयाग है पंच प्रयागों में शामिल है और ये एकमात्र ऐसा प्रयाग है पंच प्रयाग में से जो भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, पंच प्रयाग के बारे में हमने डिटेल में बात करी थी कल वाले वीडियो में, चमोली जनपद जब हमने कवर किया, आपने उम्मीद करता हूं उसको अच्छे से देखा होगा। चलिए, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से किस नदी का संगम होता है? देखिए, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा के साथ संगम करती है मंदाकिनी नदी। ऑप्शन सी हमारा यहां पे सही आंसर होगा। मंदाकिनी नदी की बात करें अगर, तो मंदाकिनी नदी मंदराचल श्रेणी में एक ग्लेशियर है जिसे हम चौराबड़ी ग्लेशियर कहते हैं। क्वेश्चन बनता है चौराबड़ी ग्लेशियर कहां है, तो ये आपके रुद्रप्रयाग में है। इसी चौराबड़ी ग्लेशियर के नजदीक चौराबड़ी ताल है और वहीं से निकलती है मंदाकिनी नदी। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। जो वो चौराबड़ी ताल है उसे गांधी सरोवर भी कहते हैं, उसे शरवदी ताल के नाम से भी जाना जाता है, तो उसको भी आपको याद रखना है। अगर हम वापस मंदाकिनी नदी पर आते हैं, मंदाकिनी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम है मधुगंगा, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि मंदाकिनी और मधुगंगा का संगम कहां पे होता है। मंदाकिनी तो अलकनंदा की सहायक नदी है, रुद्रप्रयाग में मिल जाती है, लेकिन इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है मधुगंगा जो कि काली मठ में मंदाकिनी के साथ मिल जाती है। इसको भी आपको याद रखना है, कई बार ऐसा क्वेश्चन बन जाता है आपसे, बताइए काली मठ किस किस नदी के संगम पर है, तो आप बताएंगे ये आपके मंदाकिनी और मधुगंगा के संगम पर स्थित है। एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है मंदाकिनी को लेकर के, जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने रामचरितमानस में मंदाकिनी नदी को सुरसरी की धारा बोला है। इसे भी आपको याद रखना है, किस ग्रंथ में मंदाकिनी को सुरसरी की धारा बोला गया है? रामचरितमानस में। ठीक है, और जो उत्तराखंड के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं शिवानंद नौटियाल, उन्होंने मंदाकिनी को वैदिक काल की कुंभा नदी बोला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मंदाकिनी से पूछे जाते हैं वो आपको याद रखने हैं। एक और चीज जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, अगर आपसे कोई क्वेश्चन बनता है और उस क्वेश्चन में मंदाकिनी नदी इन्वॉल्व हो जाती है, अगर आपसे पूछ ले कि ये मंदाकिनी और इस नदी का संगम किस जनपद में होता है, जनपद अगर पूछ लिया जाए तो जहां पर भी मंदाकिनी नदी इन्वॉल्व हो जाएगी जनपद हो जाएगा सीधा रुद्रप्रयाग, क्योंकि मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग से बाहर नहीं जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सोनप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? इसी प्रकार अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए, देखिए अगर आपसे प्रश्न बन जाए कि मंदाकिनी और सोन गंगा का संगम किस जनपद में होता है, तो आप बताएंगे रुद्रप्रयाग में। ठीक है, सीधा क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, या ऐसे पूछ ले कि मंदाकिनी और सोन गंगा की नदी के संगम पर स्थित सोनप्रयाग किस जनपद में है, जहां पर मंदाकिनी आ गया आंसर आपका रुद्रप्रयाग हो जाएगा। अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो सोनप्रयाग आपके मंदाकिनी और बासुकी नदी के तट पर या संगम पर स्थित है। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है, क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। इस बासुकी नदी को सोन गंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसीलिए नाम क्या है जगह का? सोनप्रयाग जगह का नाम है। अगर हम बात करें इस जगह की, सोनप्रयाग को कालिदास की जो रचना है कुमार संभव, इसमें स्वर्णप्रयाग बोला गया है। एक ही नाम है, ठीक है, स्वर्णप्रयाग या सोनप्रयाग। पूछा जा सकता है कि सोनप्रयाग को कुमार संभव में क्या बोला गया है, तो इसे स्वर्णप्रयाग बोला गया है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सोनप्रयाग को लेकर याद रखना है, ये वाला तो रखना ही है कि ये मंदाकिनी और बासुकी नदी के तट पर संगम पर है। एक प्रश्न ये याद रखना है कि इसी सोनप्रयाग में सिर कटे गणेश जी का मंदिर है जिसे मुंडकटिया गणेश मंदिर कहते हैं। वो कहां है? रुद्रप्रयाग में, सोनप्रयाग में स्थित है। ठीक है, चलिए एक और चीज, ये हमने बात करी सोनप्रयाग की, एक और प्रयाग है रुद्रप्रयाग में ही जिसे हम कहते हैं सूर्यप्रयाग। सूर्यप्रयाग में मंदाकिनी और लस्तर नदी का संगम यहां पे होता है। ठीक है, जिसे कहीं पर लस्तर नदी भी बोला गया है, तो इन दोनों का संगम सूर्यप्रयाग में होता है। बासुकी और मंदाकिनी इनका संगम सोनप्रयाग में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस ताल की आकृति अंडाकार है? तो अंडे जैसी आकृति किस ताल की है, यह क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। राइट आंसर है भेंकताल। जो भेंकताल है इसकी आकृति अंडाकार है और यह आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। इसको भी आपको याद रखना है, पेपर में बन जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है, और एक और चीज यहाँ पे जो आपका बधाड़ी ताल है, देवरिया ताल है, बासुकी ताल, ये सारे आपके रुद्रप्रयाग में ही स्थित हैं। जो ये बासुकी ताल है ये आपका टिहरी और रुद्रप्रयाग के बॉर्डर पर है। ज्यादातर इसे रुद्रप्रयाग में ही माना जाता है और ये अपने लाल पानी के लिए और नीले कमल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, निम्न में से कौन सा प्रयाग रुद्रप्रयाग में नहीं है? कौन सा केदार होगा? ठीक है, तो इनमें से कौन से केदार हैं जो रुद्रप्रयाग में नहीं है? हम जानते हैं हमारे उत्तराखंड में पंच केदार हैं। पंच केदार में से 3 केदार आपके रुद्रप्रयाग में है। कौन कौन से? पहले केदार केदारनाथ, द्वितीय केदार आपके जो है मदमहेश्वरनाथ, तृतीय केदार तुंगनाथ। तो ये 3 केदार रुद्रप्रयाग में है। जो रुद्रनाथ है चतुर्थ केदार, ये आपके चमोली जनपद में है। कल के वीडियो में भी हमने इसको डिटेल में बात करी थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रुद्रनाथ यहां पे सही आंसर हो जाएगा। और जो पंचम केदार है कल्पेश्वरनाथ, वो भी आपके चमोली जनपद में है। ठीक है, नेक्स्ट है, केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है? देखिए, केदारनाथ धाम को प्राचीन ग्रंथों में भृंगतुंग बोला गया है। ऑप्शन सी हमारा यहां पे सही आंसर होगा, आपको याद रखना है। केदारनाथ मंदिर के निकट एक भृंगपंथ शिखर है। ठीक है, भृंगपंथ शिखर है यहां पर, और इसी के नाम पर इसे क्या बोला जा गया है? पुराणों में इसे, प्राचीन ग्रंथों में भृंगतुंग बोला गया है। अगर बात करें थल केदार की, तो थल केदार ये आपके पिथौरागढ़ में है और इसी का अन्य नाम है केदार जीव। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम केदारनाथ धाम से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की यहां पर बात करते हैं, केदारनाथ का जो मंदिर है वो किस शैली में बना हुआ है? यह मंदिर आपकी कत्यूरी शैली में बना हुआ है। एक आपको ये याद रखना है। जो मंदिर निर्माण हुआ है उसमें किस रंग के पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है? तो भूरे रंग के पत्थरों से इस मंदिर का निर्माण हुआ है। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, केदारनाथ में भगवान शिव के किस अंग की पूजा की जाती है? तो यहां पर भगवान शिव के पिछले भाग यानी पीठ की पूजा यहां पर की जाती है, उनके पृष्ठ भाग की पूजा की जाती है। ठीक है, चलिए, केदारनाथ मंदिर किन शिखरों के मध्य में स्थित है? जो केदारनाथ मंदिर है ये आपके उपयुक्त सभी शिखरों के मध्य में स्थित है। खर्चाखंड शिखर, भरतखंड शिखर, केदारखंड शिखर। ये क्वेश्चन आपसे बनते हैं। ये क्वेश्चन, ये जो शिखर है कहां पर है? तो आप बताएंगे केदारनाथ में स्थित है। ठीक है, इन्हीं के मध्य में स्थित है हमारा केदारनाथ धाम। पूछा जा सकता है, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसी केदारनाथ धाम के ही निकट आपका एक और पर्वत है, प्रसिद्ध पर्वत है पुरंदर पर्वत। वो इसके वाम भाग यानी लेफ्ट साइड में स्थित है। इसको भी आपको याद रखना है। केदारनाथ मंदिर किस नदी के तट पर है? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो केदारनाथ मंदिर आपके मंदाकिनी नदी के तट पर है। ठीक है, शीतकाल में केदारनाथ की पूजा कहाँ होती है? देखिए, शीतकाल में भगवान केदारनाथ की पूजा ऊखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में होती है। यहां पर जगह भी लिखी गई है, लेकिन हमेशा मैं आपको कहता हूं अगर आपको ऑप्शंस में पर्टिकुलर जगह मिल जाए तो आप उसी को टिक करेंगे। ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में है और यहीं पर होती है भगवान केदारनाथ की शीतकालीन पूजा। ठीक है, जैसे हमने ऊपर बात करी, ये प्रथम केदार है। ठीक है, और यहां पर भगवान शिव की पीठ की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है हमारा, और एक और चीज याद रखना, इसी ओंकारेश्वर मंदिर में जो द्वितीय केदार हैं मदमहेश्वरनाथ, जहां पे भगवान शिव की नाभि की पूजा होती है, मध्य भाग की पूजा होती है, मदमहेश्वरनाथ की शीतकालीन पूजा भी इसी मंदिर में होती है। कहा जाता है इस मंदिर का निर्माण आदिगुरु शंकराचार्य ने करवाया था। यह भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, केदारनाथ धाम में कपाट बंद होने के दिन कौन सा उत्सव मनाया जाता है? कल के वीडियो में हमने बद्रीनाथ धाम में उत्सव देखा था। कौन सा मनाते हैं जब कपाट बंद होते हैं? वहां पर हमने देखा था कढ़ाई उत्सव। जब केदारनाथ धाम में कपाट बंद होते हैं तो यहां पर भतूज उत्सव मनाया जाता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। भतूज उत्सव को अन्नकूट उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। कल भी हमने देखा, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम अन्य उत्सवों की बात करें, इसके बारे में हमने बात कर ली, ये हम भी देख चुके हैं। ये बद्रीनाथ धाम में मनाया जाता है कपाट बंद होने पर। भिरौली उत्सव संतान कल्याण के लिए मनाया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन बनाए कि इनमें से कौन सा उत्सव संतान कल्याण के लिए मनाया जाता है, तो आप बताएंगे भिरौली उत्सव। ठीक है, कलाई उत्सव की बात करें, जो ऑप्शन डी है हमारा, कलाई उत्सव
कुमाऊं में मनाते हैं जब फसल कटने वाली होती है, फसल कटने के उपलक्ष्य में कलाई उत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन बन सकता है, बताइए फसल कटने के उपलक्ष्य में कौन सा उत्सव मनाते हैं? तो कलाई उत्सव मनाते हैं। तो चारों उत्सव इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। 2013 की आपदा के कारण कितने दिनों तक केदारनाथ धाम में पूजा बाधित रही थी? देखिए, जो 2013 में आपदा आई थी, केदारनाथ आपदा कब आई थी? 16-17 जून 2013 में ये आपदा आई थी। इसका आने का कारण क्या था? तो आप सभी जानते हैं, मंदिर के पीछे ही आपका चौराबड़ी ताल है, ताल के ऊपर आपका चौराबड़ी ग्लेशियर है, चौराबड़ी ग्लेशियर का कुछ हिस्सा टूटकर चौराबड़ी ताल में गिरा, इसी ताल से मंदाकिनी निकलती है। तो जब ग्लेशियर का हिस्सा टूटा, इस पर गिरा, तो इस ताल का जलस्तर बढ़ गया, जिस वजह से मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया और मंदाकिनी नदी में बाढ़ आने की वजह से ये आपदा यहां पर आई थी। ठीक है, एक तो आपको ये याद रखना है किस नदी में आई थी बाढ़, आपकी मंदाकिनी नदी में आई थी। ठीक है, मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया था। इस आपदा के कारण केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना 86 दिनों तक बाधित रही थी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर यहां पे होगा। जब आपदा आ गई थी तो राहत बचाव के लिए एक ऑपरेशन यहां पे चलाया गया था। ऑपरेशन का नाम क्या था? पेपर में पूछा गया है। ऑपरेशन सूर्य होप यहां पे चलाया गया था। 17 जून को ऑपरेशन सूर्य होप शुरू किया गया। 2 जुलाई तक ये राहत ऑपरेशन यहां पे चला और इस ऑपरेशन के दौरान सेना का एक हेलीकॉप्टर था MI-17V, ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 20 जवान शहीद हो गए थे। तो हेलीकॉप्टर भी आपको याद रखना है, हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, और एक और क्वेश्चन बनता है कि जो 2013 में आपदा आई थी उसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान किस जनपद को हुआ? सिंपल सा आंसर है रुद्रप्रयाग को हुआ, क्योंकि मंदाकिनी में ही बाढ़ आई थी। ठीक है, चलिए लाल पानी वाला रुधिर कुंड कहां स्थित है? देखिए, लाल पानी वाला जो रुधिर कुंड है आपका, ये आपके केदारनाथ के ही निकट स्थित है। इसे भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। आदि शंकराचार्य की समाधि कहां स्थित है? तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपने प्राण केदारनाथ धाम में ही त्यागे थे। ठीक है, सन 820 ईस्वी में उन्होंने अपने प्राण यहां पर त्यागे थे और यहीं पर इनकी समाधि स्थित है। क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एक और चीज आपको याद रखनी है, केदारनाथ जाने का जो अंतिम स्टेशन है, बस स्टेशन जहां से आपको आगे पैदल जाना होता है, वो कहां पर है? तो वो आपके गौरी कुंड में स्थित है। क्वेश्चन बनता है, केदारनाथ मार्ग का अंतिम बस स्टेशन कहां पर है? गौरी कुंड में है। ठीक है, द्वितीय केदार मदमहेश्वर किस पर्वत शिखर पर स्थित है? जो द्वितीय केदार है मदमहेश्वर, आपको क्रम भी याद रखना है। कई बार आपसे क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, बताइए प्रथम केदार कौन है, द्वितीय केदार कौन है, तृतीय केदार कौन है? तो इनके बारे में हम ऊपर बात कर चुके हैं। जो द्वितीय केदार है मदमहेश्वर नाथ, यहां पर भगवान शिव की नाभि की पूजा होती है और यह मंदिर आपके चौखंबा शिखर पर स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, इसे आपको याद रखना है। इनकी शीतकालीन पूजा कहां होती है? ऊपर देखा, ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में इनकी शीतकालीन पूजा होती है। ये जो मंदिर है मदमहेश्वर नाथ मंदिर, यह पांडव शैली में बना हुआ है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा, मदमहेश्वर नाथ मंदिर के निकट कौन सा बुग्याल स्थित है? जो मदमहेश्वर नाथ मंदिर है, इसके निकट आपका कसनी खर्क बुग्याल है। ठीक है, मदमहेश्वर बुग्याल है और उसी बुग्याल को हम कसनी खर्क के नाम से भी जानते हैं। तो कसनी खर्क बुग्याल कहां है? मदमहेश्वर नाथ मंदिर के निकट स्थित है। और अगर हम अन्य बुग्यालों की बात करें तो चौपता बुग्याल, ये भी रुद्रप्रयाग में है। कल के वीडियो में हमने एक बुग्याल देखा था बर्मी बुग्याल, ये भी रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, और मदमहेश्वर बुग्याल की हम बात कर चुके हैं, उसी का अन्य नाम है कसनी खर्क बुग्याल। ठीक है, एक बुग्याल हमने कल बात करी थी जो चमोली और रुद्रप्रयाग के मध्य में था, यानी गोपेश्वर और ऊखी मठ के बीच में था। उस बुग्याल का नाम था अली बुग्याल, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है? देखिए, उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अगर हम मंदिर की बात करें, राइट आंसर है तुंगनाथ मंदिर। ऑप्शन सी हमारा यहां पे सही आंसर हो जाएगा। लगभग 3600 से भी ज्यादा मीटर की ऊंचाई पर यह मंदिर स्थित है। कहीं पर 3680 दिया गया है, कहीं पर 3700 भी लिखा गया है। तो आपको याद रखना है सबसे ऊंचाई पर है तुंगनाथ मंदिर।
जो तुंगनाथ धाम है ये तृतीय केदार के रूप में प्रसिद्ध है। हम पहले 2 केदार ऊपर पढ़ा। तीसरे केदार है तुंगनाथ, ये तृतीय केदार के रूप में प्रसिद्ध है। और ये किस पर्वत शिखर पर है? तो ये आपके चंद्रशिला पर्वत पर स्थित है। जैसे मदमहेश्वर नाथ चौखंबा पर्वत शिखर पर थे, उसी प्रकार तुंगनाथ चंद्रशिला पर्वत पर स्थित है। तुंगनाथ में भगवान शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है। इसको भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन जाता है। शीतकाल में तुंगनाथ भगवान की पूजा कहां पर होती है? तो तुंगनाथ धाम की पूजा शीतकाल में मक्खू मठ है, रुद्रप्रयाग में ही है। यहां पर एक मंदिर है मार्कंडेय मंदिर, यहां पर इनकी शीतकालीन पूजा होती है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन जाता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तुंगनाथ को लेकर याद रखना है। इसी तुंगनाथ के निकट एक ताल है जिसे देवरिया ताल बोला जाता है। देवरिया ताल कहां है? अगर डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आप बताएंगे रुद्रप्रयाग। एग्जैक्ट लोकेशन ये आपके तुंगनाथ के समीप है, ऊखीमठ के ऊपर है। ठीक है, इस देवरिया ताल में चौखंबा शिखर का हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है। इसके अलावा इस देवरिया ताल को पुराणों में इंद्र सरोवर बोला गया है। तो क्वेश्चन बनेगा आपसे डायरेक्ट कि किस ताल को पुराणों में इंद्र सरोवर बोला गया है? तो वो है आपका देवरिया ताल, जो कि तुंगनाथ रुद्रप्रयाग में स्थित है। ठीक है, तो ये हमने 3 जो केदार हैं उनके बारे में बात करी। चतुर्थ केदार और पंचम केदार ये दोनों चमोली में हैं। चौथे केदार के रूप में रुद्रनाथ की पूजा होती है, जहां पर भगवान शिव के मुख की पूजा की जाती है और उनकी शीतकालीन पूजा गोपेश्वर में होती है। पंचम केदार के रूप में कल्पनाथ या कल्पेश्वर नाथ हैं, जहां पर भगवान शिव की जटाओं की पूजा होती है और ये मंदिर पूरे 12 महीने खुला रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस केदार के समीप रावण शिला स्थित है? देखिए, जो प्रसिद्ध रावण शिला है, कहा जाता है कि यहां पर रावण ने भगवान शिव की तपस्या करी थी। ये आपके तृतीय केदार के समीप है। अब आपको याद होना चाहिए तृतीय केदार कौन से वाले हैं? तो तुंगनाथ के समीप है रावण शिला। ठीक है, क्योंकि तुंगनाथ को ही तृतीय केदार माना जाता है। भगवान शिव और पार्वती की अष्टधातु की मूर्तियां किस मंदिर में स्थित हैं? तो भगवान शिव और पार्वती की अष्टधातु की मूर्तियां गौरी मंदिर, जो कि गौरी कुंड में है, यहां पर स्थित हैं। ठीक है, रुद्रप्रयाग के अगस्त्य मुनि में किन नदियों का संगम होता है? तो अगस्त्य मुनि कहां है? रुद्रप्रयाग में है। और पेपर में आपसे पूछा गया था कि अगस्त्य मुनि किन नदियों के संगम पर है? तो यहां पर आपके मंदाकिनी और धूलगाड़ नदियों का संगम होता है। इसे भी आपको याद रखना है। रुद्रप्रयाग के किस कुंड में गंगा और यमुना की धाराएं मिलने की मान्यताएं मानी जाती हैं? देखिए, आपसे क्वेश्चन बनेगा, बताइए जो कुंड है, एक कुंड है जिसमें माना जाता है कि गंगा और यमुना की धाराएं वहां पर मिलती हैं, वो कुंड कौन सा है और कहां है? तो वो कुंड है आपका मणिकर्णिका कुंड और ये आपके रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। बेसिकली यह जो कुंड है आपके रुद्रप्रयाग के गुप्त काशी में स्थित है। अगर हम अन्य कुंड की बात करें जो रुद्रप्रयाग में है, जैसे आपका गौरी कुंड रुद्रप्रयाग में है, नंदी कुंड रुद्रप्रयाग में, पार्वती कुंड, सरस्वती कुंड, हंस कुंड, रैतस्थ कुंड, अमृत कुंड, रंभा कुंड, ये सब आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित हैं। प्राचीन अर्धनारीश्वर मंदिर और विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो आपके प्राचीन अर्धनारीश्वर मंदिर है और प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर है, ये दोनों आपके गुप्त काशी में स्थित हैं। एग्जैक्ट लोकेशन आपको याद रखनी है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। देखिए, उत्तराखंड में 2 विश्वनाथ मंदिर हैं, एक आपके उत्तरकाशी में है और एक आपके गुप्त काशी रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ये जो गुप्त काशी में विश्वनाथ मंदिर बना है, यह आपके नागर शैली में बना हुआ है और इसी मंदिर के सामने एक प्राचीन अर्धनारीश्वर मंदिर है जो कि आपका कत्तूरी शैली में बना हुआ है। इसको भी आपको याद रखना है। और इसी विश्वनाथ मंदिर के सामने मणिकर्णिका कुंड है जिसमें गंगा और यमुना की धाराएं मिलने की मान्यताएं मानी जाती हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद रखने हैं। किस मेले में जलते अंगारों पर नृत्य किया जाता है? देखिए, जलते अंगारों पर नृत्य किया जाता है जाख मेले में। यह क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि जलते अंगारों पर नृत्य के लिए प्रसिद्ध जाख मेला कहां लगता है? तो यह मेला आपके रुद्रप्रयाग में लगता है। गुप्त काशी में इस मेले का आयोजन यहां पर होता है। ठीक है, एक और चीज आपको यहां पर याद रखनी है। एक तो यह मेला आपको याद रखना है, एक और इंपॉर्टेंट मेला है जो रुद्रप्रयाग में लगता है जिसे हम कहते हैं राकेश्वरी मेला। राकेश्वरी मंदिर आपके
रुद्रप्रयाग में है और यहीं पर आपका एक प्रसिद्ध मेला लगता है राकेश्वरी मेला। इस मेले में ऐसी मान्यता मानी जाती है कि जो क्षय रोग है, जो टीबी है, वो यहाँ पर ठीक हो जाता है, क्षय रोग से यहाँ पर मुक्ति मिल जाती है। तो ये मेला भी कहाँ लगता है? आपके रुद्रप्रयाग में। मठियाना मेला कहाँ लगता है? ये भी आपके रुद्रप्रयाग जनपद में लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है कोटेश्वर महादेव मंदिर किस नदी के तट पर बसा है? देखिए, जो कोटेश्वर महादेव मंदिर है ये आपके रुद्रप्रयाग में है और ये अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें कोटेश्वर को लेकर, तो कोटेश्वर को लेकर आपको एक और क्वेश्चन याद रखना है, कोटेश्वर बांध। ठीक है, कोटेश्वर महादेव मंदिर पूछेगा तो रुद्रप्रयाग अलकनंदा, कोटेश्वर बांध पूछेगा तो भागीरथी टिहरी गढ़वाल। इसे आपको याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। एक और चीज, कोटेश्वर महादेव मंदिर भी यही है और कोटेश्वर गुफा अगर पूछेगा तो वो भी आपके रुद्रप्रयाग में ही स्थित है। ठीक है, कालिदास की जन्मस्थली कहां पर है? देखिए, कालिदास की जो जन्मस्थली है वो कविल्टा में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ये कविल्टा कहां पड़ता है? तो ये आपके रुद्रप्रयाग में काली मठ में पड़ता है। तो क्वेश्चन बनता है कालिदास का जन्मस्थल कविल्टा कहां है? तो आप बताएंगे काली मठ में है। ठीक है, जो ये काली मठ है जहां पर कविल्टा पड़ता है, तो ये काली मठ सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। सरस्वती नदी को यहां पर मंडवा नदी भी कहते हैं, उसी के तट पर स्थित है काली मठ। इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहीं पर कालिदास ने तप वगैरह भी किया था। निम्न में से किस मंदिर में भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह विष्णु भगवान की उपस्थिति में हुआ था? तो भगवान शिव पार्वती का विवाह कौन से मंदिर में हुआ भगवान विष्णु की उपस्थिति में? मंदिर का नाम है त्रिजुगी नारायण मंदिर। ये मंदिर भी आपके रुद्रप्रयाग में है और यहीं पर भगवान विष्णु की उपस्थिति में भगवान शिव पार्वती का विवाह हुआ था। क्वेश्चन बनता है त्रिजुगी नारायण में भगवान विष्णु के किस अवतार की पूजा होती है? तो यहां पर भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, यह जो मंदिर है ये भी आपके कतूरी शैली में बना है। उत्तराखंड का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? उत्तराखंड का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है आपका रुद्रप्रयाग। देखिए, सबसे छोटा जिला चंपावत है लेकिन उसकी जनसंख्या रुद्रप्रयाग से ज्यादा है। एक तो आपको यह याद रखना है, सबसे कम जनसंख्या रुद्रप्रयाग की है। दूसरा जो फैक्ट आपको यहां से याद रखना है, 2011 की जनगणना के अनुसार जो आपसे पूछे जा सकते हैं, आप जानते हैं उत्तराखंड में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला जिला है अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा के बाद दूसरे नंबर पर रुद्रप्रयाग का ही नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अल्मोड़ा में 1000 पुरुषों पर 1139 महिलाएं हैं, रुद्रप्रयाग में 1000 पुरुषों पर 1114 महिलाएं हैं। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे है लिंग अनुपात में। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक मेल लिटरेसी यानी कि पुरुष साक्षरता सबसे ज्यादा किस जनपद की है, तो ये आपके रुद्रप्रयाग की है। इसको भी याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक एसटी कैटेगरी वाली जो साक्षरता है वो कौन सा जनपद है, तो वो भी आपका रुद्रप्रयाग है। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि वाला जिला कौन सा है? देखिए, राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि वाला जिला है आपका ऑप्शन डी रुद्रप्रयाग। ऑप्शन डी हमारा यहां पे सही आंसर होगा। रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का ऐसा जिला है जो सबसे कम नगरीकृत वाला जिला है, यानी कि न्यूनतम नगरीकृत वाला जिला कौन सा है, तो वो भी है आपका रुद्रप्रयाग। सबसे कम कृषि भूमि वाला जिला कौन सा है? रुद्रप्रयाग। यहां पर इस जनपद के अंदर समतल भूमि का अभाव भी पाया जाता है, यानी कि मैदानों की यहां पर थोड़ी सी कमी है। तो क्वेश्चन बनता है किस जनपद में समतल भूमि का अभाव है, तो वो है आपका रुद्रप्रयाग। और इसी वजह से एक और क्वेश्चन बनता है कि किस जनपद में सबसे कम उद्योग हैं, तो सबसे कम उद्योगों वाला जनपद भी कौन है? रुद्रप्रयाग। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है रुद्रप्रयाग के मालकोटी गांव में चंद्रकुंवर बर्थवाल का जन्म कब हुआ था? देखिए, चंद्रकुंवर बर्थवाल इनका जन्म रुद्रप्रयाग में हुआ, मालकोटी गांव। गांव का नाम याद रखना है क्योंकि प्रीवियस पेपर में इनके गांव का नाम पूछा गया था। इनका जन्म मालकोटी गांव में हुआ। 1919 में 20 अगस्त को इनका जन्म हुआ और 14 सितंबर 1947 को इनका निधन हो गया था। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि बहुत कम उम्र में इनका निधन हो जाता है। इनका एक कविता संग्रह है, काफी प्रसिद्ध कविता संग्रह है। आपको पूछा जाता है हिमवंत के रचयिता कौन है? चंद्रकुंवर बर्थवाल। ठीक है, ये रचना इनकी 1945 में आई थी। इसे भी आपको याद रखना है।
चंद्र कुंवर बर्थवाल भले ही काफ़ी कम समय तक ये जीवित रहे थे, 28 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो जाता है, लेकिन इन्होंने अपना जो साहित्यिक जीवन था उसमें इन्होंने काफ़ी सारी प्रसिद्ध रचनाएं करी, जिनकी वजह से इनको निराला के समान माना जाता है। क्वेश्चन बनता है कि किस व्यक्ति को राज्य के अंदर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के समान या उनके समक्ष माना जाता है? चंद्र कुंवर बर्थवाल। इसके अलावा जो इंग्लिश के एक प्रसिद्ध लेखक हैं जॉन कीट्स, उनके साथ भी तुलना किसकी होती है? चंद्र कुंवर बर्थवाल की तुलना होती है। इसे भी आपको याद रखना है। जो प्रसिद्ध गीत है काफल पानी, ठीक है, काफल पाकू, जो फेमस गीत है गढ़वाली गीत जो है आपका काफल पाकू, इसकी रचना भी इन्होंने करी थी। इसके अलावा जो नंदिनी गीत है वो भी इन्होंने रचित किया था। इनको जो ये हमारे चंद्र कुंवर बर्थवाल हैं, हिंदी का कालिदास के रूप में भी जाना जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। अगर हम इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाओं की बात करें तो जैसे हमने देखा प्रणिनी इनकी एक रचना है, विराट ज्योति, कंकड़ पत्थर इन्हीं की रचना है, ठीक है। इसके अलावा रैमासी कविता, सूरजमुखी कविता, ये सब रचनाएं आपको याद रखना है और खासतौर पे जो इनका हिमवंत कविता संग्रह है वो भी आपको याद रखना है। जगत सिंह चौधरी जंगली को आर्यभट्ट सम्मान कब दिया गया था? देखिए जगत सिंह चौधरी, एक क्वेश्चन तो इनसे यही पूछा जाता है कि जंगली उपनाम किसका है, तो जंगली उपनाम जगत सिंह चौधरी का है। ये रुद्रप्रयाग से संबंधित हैं। इन्होंने मिश्रित वन खेती मॉडल विकसित किया था। तो मिश्रित वन खेती मॉडल तैयार किसने किया? जगत सिंह चौधरी ने, ठीक है। इनको आर्यभट्ट सम्मान सन 2006 में दिया गया था। इनका संबंध रुद्रप्रयाग से है। ये क्वेश्चन भी पेपर में बन जाता है। एक और क्वेश्चन यहां पर याद रखना है क्योंकि मिश्रित वन खेती की बात हो रही है। अगर आपसे पूछा जाए उत्तराखंड का पहला जैविक जिला कौन सा है, तो राज्य का पहला जैविक जिला भी आपका रुद्रप्रयाग है, ठीक है। कार्तिक स्वामी मंदिर किस जनपद में स्थित है? देखिए कार्तिक स्वामी मंदिर काफी प्रसिद्ध मंदिर है और ये आपके रुद्रप्रयाग में स्थित है। रुद्रप्रयाग में जो क्रौंच पर्वत है, जिसे कहीं पर क्रांच पर्वत बोला गया है, इसी पर्वत पर स्थित है आपका कार्तिक स्वामी मंदिर। और इस मंदिर की स्थापना का जो श्रेय जाता है वो हिम्मत सिंह बुटोला को दिया जाता है, ठीक है। इस मंदिर के अलावा रुद्रप्रयाग में आपका एक और प्रसिद्ध मंदिर है जिसे मां हरियाली देवी मंदिर बोला जाता है। तो मां हरियाली देवी मंदिर कहां है? वो भी आपके रुद्रप्रयाग में है और यहीं पर हरियाली देवी मेला भी लगता है। हरियाली मेले से रिलेटेड जो कंफ्यूजन था वो मैंने आपको कल के वीडियो में क्लियर कराया था कि अगर आपसे पूछा जाए हरियाली देवी मेला कहां लगेगा, आप बताएंगे रुद्रप्रयाग। अगर आपसे पूछा जाए हरियाली मेला कहां लगेगा तो आप बताएंगे नैनीताल। और अगर पूछा जाए हरियाली पूड़ा मेला कहां लगेगा तो आप बताएंगे चमोली जनपद, ठीक है। अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी किसकी रचना है? देखिए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी ये रचना है उमा शंकर सतीश की। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर यहां पर होगा। इनका संबंध भी रुद्रप्रयाग से है, आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। और यह वाली जो रचना है ये पेपर में पूछी जा चुकी है। हरिदत्त भट्ट शैलेश की किस रचना को बीबीसी में प्रकाशित किया गया था? देखिए हरिदत्त भट्ट शैलेश जी की एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है स्नो एंड स्नो। ये एक इंग्लिश रचना है, इंग्लिश स्टोरी है, कहानी है और इसको बीबीसी में प्रकाशित किया गया था, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है। हरिदत्त भट्ट शैलेश की बात करें तो इनका संबंध भी रुद्रप्रयाग से है। इनका जो अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो जो इनकी पुण्यतिथि है उस दिन उत्तराखंड में साहित्य दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन बनता है उत्तराखंड साहित्य दिवस कब मनाते हैं? तो 19 सितंबर को इन्हीं की स्मृति में मनाया जाता है, ठीक है। इनकी अगर हम प्रमुख रचनाओं की बात करें तो आगे और आगे, शिखर और शिखर, स्नो एंड स्नो, घाट घाट का पानी, इसके अलावा अभियान और अभियान, ठीक है, मेरी सतरंगी कहानियां, सतरंगी 100 कहानियां, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? हरिदत्त भट्ट शैलेश की रचनाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा किस जिले का पांडव नृत्य एवं बगड़वाल नृत्य प्रसिद्ध है? तो कौन से जनपद का पांडव नृत्य और बगड़वाल नृत्य काफी प्रसिद्ध है? तो यह है आपका रुद्रप्रयाग जनपद, ठीक है। रुद्रप्रयाग का एक जगह भी काफी प्रसिद्ध है, काफी फेमस पर्यटन स्थल है जिसको औली की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, जिसका नाम है दुग्गल बिट्टा, ठीक है। क्वेश्चन बनता है दुग्गल बिट्टा नामक पर्यटक स्थल कहां स्थित है? तो ये आपके रुद्रप्रयाग में स्थित है और इसे औली की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा उत्तराखंड जिला परिचय सीरीज का। आज हमने भाग यहां पे 8वें जनपद को भी कवर कर लिया है और अगर आप उत्तराखंड टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज को देखेंगे तो 35 से ज्यादा
पार्ट्स हम अभी तक कवर कर चुके हैं उत्तराखंड जीके के। अगर आपने इनको नहीं देखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके इनको देख सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, साथ ही आपका कितना स्कोर यहाँ पे रहा वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।